नमस्कार प्यारे बच्चों। ये वाली जो क्लास हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से वर्णन देखे थे। आज मौर्य साम्राज्य के बारे में किन किन स्रोतों के माध्यम से हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं, इसमें अगले चरण में हम लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ें। मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, का राजदूत था जो मौर्य दरबार में आया हुआ था, उसी के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में कम शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है और थोड़े थोड़े टॉपिक दिए गए हैं। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग अगर पूरी तरह से कोरिलेट करके देखेंगे, सारे टॉपिक को मिला करके देखें, तो इससे ये निश्चित हो जाएगा कि हम कहाँ छोड़े थे और कहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी अचानक से ही अशोक के बारे में पढ़ने लगे, ये समझ में थोड़ा सा कम आएगा कि हमने अशोक के बारे में ये किस राजवंश का था, इसका उदय किस आधार पे हुआ, समझ रहे हैं। ये हमारे बताने का पीछे का उद्देश्य है। और हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनी मेगास्थनी ठीक है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, इंडिका 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 इंडिका। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बता दें, सारे क्वेश्चन आया आता रहता है। इंडिका एक और भी लेखक है, एरियन, माना जाता है कि इसकी भी कृति इंडिका की पुस्तक के रूप में उल्लिखित है। ये वाली इंडिका नहीं, उसने भी इंडिका के नाम से एक किताब लिखी हुई, एरियन की। ठीक है। अब थोड़ा सा परिचय देते हैं कि आखिर ये मेगास्थनीज भाई साहब हैं। क्या कि सेल्यूकस जब युद्ध में पराजित हो जाता है, इसका वर्णन पियानस करता है, तो इन दोनों के बीच में 303 ईस्वी पूर्व में संधि हो जाती है। और उस संधि के तहत मेगास्थनीज भाई साहब को सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बना करके भेजते हैं। और ये 303 के इर्द गिर्द आते हैं और 299 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे रहते हैं। हम लोगों ने जब अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा तो देखा कि उसमें 15 अधिकरण है और वो एक विशुद्ध राजनीतिक पुस्तक थी। अर्थव्यवस्था के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में, क्या कहें नगर प्रशासन के बारे में जानकारियां तो है, लेकिन उतनी विस्तृत नहीं है। लोक प्रशासन के बारे में राजनीति और लोक प्रशासन की उसमें जानकारी तो बहुत बेहतर है, लोक प्रशासन। लेकिन सैन्य प्रशासन प्लस पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में जानकारी थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी वाली किताब देखिए उसमें बताया गया है कि सैन्य प्रशासन की विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण भी दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो वन संरक्षक अधिकारी होते हैं वो हाथियों को किस तरह से पकड़ते हैं। एनसीईआरटी बुक्स आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना हुआ है ऐसे, और उसी बॉक्स में लिखा गया है कि वन संरक्षक अधिकारी जो होते हैं वो हाथियों का किस तरह से शिकार करते हैं, कैसे मतलब उसको मारते नहीं, उसको पकड़ते हैं। इसके लिए वो उनके पैरों में जंजीर बांधने वाले का, प्लस उनका रेकी करने के लिए कितने लोग हैं, इस तरह के अधिकारी होते हैं। और 4-5 हथनियों को लेकर के, लगभग 5 हथिनियों को लेकर के जाते हैं। अब सोचिए, एक लाइट वे में आपको बात बताएं, किसी हाथी को नियंत्रण में करने के लिए 5-5 हथनियों का इस्तेमाल किया जाए। मतलब पुरुष के जो स्वाभाविक आकर्षण है उसका नाजायज फायदा यहां उठाया। ये आप देखते होंगे कि बहुत सारे रिसेप्शन पे ज्यादातर कोशिश की जाती है कि फीमेल्स को ही रखा जाए। उसके पीछे का 2 उद्देश्य होता है, सिर्फ बुरा उद्देश्य नहीं होता है। पहला उद्देश्य ये होता है कि थोड़ा सा आकर्षण, और थोड़ा सा आकर्षण होता है। और दूसरा वो होता है कि जो फीमेल्स
क्वेरीज आती हैं, कोई अगर फीमेल आती है तो वो फीमेल के सामने थोड़ा सहज महसूस करती है खुद को, और वहां पे उसे कोई दिक्कत नहीं होती जानकारी लेने में। ये तो इस तरह से ये चीजें होती थी वहां। तो 4-5 हथनियां होती थी, पैरों में हाथी के कौन जंजीर बांधेगा, इस टाइप के लोग रहते थे। और होता क्या था कि हाथियों के मल मूत्र जो त्याग रहता था उसके आधार पे ये लोग पीछा करते थे हाथी का, और फिर उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते। इन्हीं उल्लेख में बताया गया है नीचे, इस तरह से अर्थशास्त्र में व्यापक पैमाने पर या विस्तृत ढंग से सैन्य प्रशासन का वर्णन किया गया। लेकिन जो कुछ और पुस्तकें हैं उसमें बताया जाता है कि सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में सतही जानकारी केवल दिया जाता है, और उस चीज को मेगास्थनीज ढंग से बताने की कोशिश किया। मेगास्थनीज नगर प्रशासन को भी ढंग से बताता है और सैन्य प्रशासन को भी बताता है। ठीक है क्या कि जो मेगास्थनीज की ये पुस्तक है इंडिका, यह किसी पुस्तक के रूप में नहीं मिली हुई है। ये जो क्लासिकल राइटर्स हैं, मतलब रोम के या फिर यूनान के या कुछ ईरानी, उनके द्वारा उदाहरणों में प्रयोग किया गया। उदाहरण में जैसे सपोज करें कि मैं कोई आपको विवरण दे रहा हूं और ये बताऊं कि उपेंद्र सिंह की किताब में, डॉक्टर उपेंद्र सिंह की किताब में ये बात लिखी गई है। और इसी तरह से जो भी लोग कोई वर्णन कर रहे हो उनमें इनके किताब का वर्णन करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उदाहरणों के हिसाब से उनको कलेक्ट करके इनकी किताब का रूप दिया। या किताब अगर वास्तव रूप में ना मिले किसी को प्राप्त ना हो, या सपोज कर कि महाभारत के बारे में हो जाती, महाभारत की वन्नतियां बहुत सारी फैली हुई, कहानियां फैली। महाभारत के बारे में अगर लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों से सुन करके कोई भी किताब लिख रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है कि भीष्म ने ऐसा कहा महाभारत में, तो उन्हीं उदाहरणों को इकट्ठा करके महाभारत नामक ग्रंथ की रचना कर दी जाए, कलेक्शन कर दिया, इकट्ठा कर दिया जाए। यही चीज जब अलग अलग राइटर्स के द्वारा ये उदाहरण के तौर पे मेगास्थनीज के इंडिका की चर्चा की गई। इन सारे स्रोतों का इकट्ठा करके डॉक्टर स्वानबेग कहीं इसको देखें तो डॉक्टर स्वानबेग का नाम मिलता है। ये 1846 ईस्वी में इन सारे उदाहरणों को इकट्ठा करके प्रकाशित करवाते, संकलित करके प्रकाशित करवाते, और मुख्य रूप में ये 6 राइटर्स के उदाहरणों को उठाते। उसमें एरियन जिसने स्वयं भी इंडिका नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। उसके बाद आ जाएगा नाम स्ट्रेबो का। इसने भी इंडिका नामक पुस्तक का कई बार वर्णन किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्लूटार्क। ये भी मेगास्थनीज की इंडिका का लगभग वर्णन करता है। फिर आ जाएगा प्लिनी। ये आप याद रखें, कॉम्पिटिशन्स के जो विद्यार्थी हैं उनको याद रखना जरूरी है, अक्सर पूछ लेता है किनके द्वारा किताब के बारे में कहा गया है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जस्टिन, 5वें पे जस्टिन, और फिर डायोडोरस। इतने लोग हैं जो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक का उदाहरण रूप में इस्तेमाल करें, उदाहरण के रूप। ये है इन्हीं के द्वारा जो चीजें उदाहरण में प्रयोग की गई थी, डॉक्टर स्वानबेग 1846 ईस्वी में उसको संकलित करते हैं और एक पुस्तक का रूप देते हैं। बाद में जब इसकी लोकप्रियता बढ़ती है तो 1893 ईस्वी में मैक्लिंडर
लेखक है मैक्रिंडल। मैक्रिंडल महोदय ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन कर। ठीक, ये चीजें रही। ये तो इंडिका का एक छोटा सा रहा परिचय। अब हम अगर देखें, आगे बढ़े, तो ये देखते हैं कि इंडिका में क्या क्या चीजें हैं। इंडिका में क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भ्रामक लगती हैं, कुछ चीजें तो भारतीय इतिहासकारों को भी भ्रामक लगती हैं, और कुछ यूनानी जो लेखक रहे उनको भी भ्रामक लगती है। जैसे स्ट्रैबो महोदय हैं, स्ट्रैबो स्ट्रैबो मेगास्थनीज के समस्त व्याख्या या वर्णन को पूरी तरह से असत्य और अविश्वसनीय मान लेते हैं। कहते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया सारी चीजें गलत है। फिर कुछ भारतीय राइटर भी हैं, लेकिन भारतीय राइटर किस आधार पर कहते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। अब ये देखते हैं कि इंडिका के विषय क्या है, इंडिका के विषय अर्थात वर्णन क्या क्या है। संक्षेप में बताएंगे, ज्यादा नहीं, आपकी किताब में एनसीआर और खासकर 12th के बच्चे, बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको जानकारी रहे, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ अपरिचित लगे, क्योंकि आपके पास जो है वहां पे केवल थोड़ा सा परिचय दे दिया गया है मगध महाजनपदों के बारे में। उसके बाद फिर अगर आप आगे आएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी ज्यादा वर्णन नहीं किया गया, थोड़ा सा उनका राज्य उन्होंने बता करके अभी हम उसको कंक्लूड कर देंगे। बस आप इसको देखें कि इसमें क्या लिखा। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें बताता है शासक का वर्णन, शासक का वर्णन। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो परेशान ना हो, मैं एक व्यापक क्लास शुरू करने वाला हूं कंपटीशंस के लिए, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए। और हम लोग उसका एक नया चैनल बनाएंगे। और फिर भी एक ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ कम है, आपको विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपके काम की सारी चीजें। शासक का वर्णन बता रहा है। मेगास्थनीज कहता है कि जो शासक है, और शासक को चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कह रहा है, सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स कह रहा है, सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन वो सेंड्रोकोट्स नाम से करता है, और जिसको बाद में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा चंद्रगुप्त बताया गया कि हाँ ये चंद्रगुप्त है। तो ये कहता है कि जो राजा है चंद्रगुप्त, उसकी जो अंगरक्षक सेना है वो महिलाओं से बनी, और सारी महिलाएं हाथ में शस्त्र तलवार लेकर के इसके चारों तरफ इर्द गिर्द इकट्ठा रक्षा करती, मतलब महिला अंगरक्षकों का वर्णन करता है, महिला अंगरक्षक के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं, पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र का वर्णन मतलब नगर का वर्णन। ये किस आधार पे करते हैं, ये आते हैं। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहता है, पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा कहता है। और वो ये बताता है कि ये जो नगर है वो गंगा और सोन के संगम पर स्थित है, वो चारों तरफ से खाई और प्राचीरों से सुरक्षित किया गया। मेगास्थनीज ये बताता है कि जितने भी उसकी जानकारी में नगर है पूरी दुनिया में, उन सबों में सबसे व्यवस्थित और खूबसूरत ढंग से इसको नियोजित किया गया है। यहां तक वो कहता है कि सूसा और एक बेतना, सूसा और एक बेतना, एक बेतना के नगर, एक बेतना के नगर भी पाटलिपुत्र की शान और शौकत के सामने फीके पड़ जाते हैं। जनरली किताबों में ये चीजें दी रहती हैं, सूसा और एक बेतना का। और आपको बता दें कि ये दोनों जो नगर है वो प्राचीन ईरान के महत्वपूर्ण शहर थे।
अक्सर बच्चे परेशान हो जाते कि सूसा एक बतना है कौन, क्या चीज है ये प्राचीन ईरान, प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी शहर है ये दोनों, प्राचीन ईरानी शहर, ये दोनों प्राचीन ईरानी शहर। कहता है कि पाटलिपुत्र की शान शौकत के सामने ये भी फीके पड़ गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज का वर्णन क्या दे रहा है, पाटलिपुत्र के बारे में बताया, तो अब ये कह रहा है कि किस तरह से इनका प्रशासन चलता था, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की भी जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, क्योंकि नगर प्रशासन के बारे में कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में थोड़ा कम वर्णन मिलता है, इसलिए जो इतिहासकार हैं वो ज्यादातर मेगास्थनीज की इंडिका से नगर प्रशासन को समझने की कोशिश करते हैं। मेगास्थनीज बताता है कि एक समिति के माध्यम से, समिति के माध्यम से नगर प्रशासन चलाया जाता, उसमें 30 सदस्य होते थे, 30 सदस्य, और सभी सदस्य 5-5 की संख्या में 6 समितियों में विभाजित थे, 6 समितियां थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, और सारी अलग अलग समितियों का अलग अलग कार्य होता। ठीक, कोई उद्योग और शिल्प व्यापार के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई विदेश समिति के बारे में, विदेशों के बारे में चर्चा दे रहा, विदेश समिति है, फिर जनसंख्या समिति है, फिर व्यापार और वाणिज्य समिति है, फिर वस्तु निरीक्षक है, कर निरीक्षक है, यहां तक कि जनसंख्या रजिस्टर भी बनता है। इन सारी चीजों का यह वर्णन करता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नगर, इनके बारे में जब वर्णन हो गया नगर प्रशासन का, तो आगे देखते हैं, और वो है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। अभी हमने आपको अर्थशास्त्र की जानकारी के माध्यम से बताया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि विस्तृत जानकारी देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो बताती हैं कि सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देता है, और खासकर इन दोनों में, सैन्य और नगर प्रशासन में की जानकारी लेने के लिए इंडिका का ही सहारा लिया जाता है। सैन्य प्रशासन एक समिति के माध्यम से चलाई जाती थी, सेम यही कंडीशन उसमें भी है। एक समिति होती थी जिसमें 6 उप समितियां होती, उप समितियां, 6 उप समितियां होती थी, और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरह से टोटल इनकी संख्या हो जाती थी 30 सदस्य। ठीक, और जैसे हम लोगों ने नगर प्रशासन के बारे में देखा, ऐसे ही सैन्य प्रशासन के बारे में भी है। सैन्य प्रशासन, पहली समिति क्या करती है, दूसरी समिति क्या करती है, इस तरह से जैसे हम लोग यहाँ देखें, उसी तरह से अगर इसको हम देखें तो पहला जो है वो नौसेना के बारे में, नौसेना, क्या जल सेना, पहली समिति जल सेना के बारे में जानकारी दे, जल सेना या नौसेना, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है नौसेना। ठीक है, इस सेना का कार्य यह था कि समस्त जो भी नदी या समंदर के रास्ते व्यापार होते थे, या फिर सेना की जो सैनिक कार्यवाहियां होती थी, उसका ये वर्णन दे रहा है नौसेना। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा है यातायात एवं रसद, रसद, रसद मतलब भोजन सामग्री, रसद, भोजन एवं अन्य सामग्री। ये दूसरा हो गया।
तो इस तरह से हमने देखा दो के बारे में, और सही बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण यही था, जो अस्त्र शस्त्र के बारे में भी जानकारियां देता था, भोजन भी इकट्ठा करता था, परिवहन के साधन का भी निरीक्षण करता था। इन सारी चीजों के बारे में दूसरी समिति बताया करती। तीसरी समिति अगर हम देखें, तीसरी उप समिति, ये पैदल सैनिक की है, पैदल सैनिक, पैदल सेना। और जो चौथी है वो अश्वसेना के बारे में बता रहा है, अश्वसेना। पांचवा है रथ सेना, ठीक। और छठा है गज सेना, गज सेना या हाथी वाली सेना, हाथियों की में, हाथियों के बारे में जानकारी दे रहा है, किस तरह से हाथियों का उपयोग। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 3 गुना ज्यादा थी नंदों से। यहां तक कि कुछ जो यूनानी लेखक है, अगर आप देखें तो एक जस्टिन नामक यूनानी है जो चंद्रगुप्त की मौर्य को डाकुओं की सेना कह रहा, डाकुओं की सेना, डाकुओं की सेना। ये कोटेशन है जो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं। उसी तरह से प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला, मतलब जीत लिया। तो ये हो गया मेगास्थनीज की भी थोड़ी बहुत जानकारी। मेगास्थनीज की कुछ चीजें थोड़ी भ्रामक है, जैसे ये बताते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा के बारे में बताते हैं कि दास प्रथा नहीं थी, जो कि ये संभव नहीं है। दास प्रथा यहाँ पे उस समय तो थी मौर्य काल में। फिर ये बताते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, अकाल की चर्चा नहीं करते, अकाल की चर्चा ये नहीं करते। अब दास प्रथा के बारे में भारतीय विद्वानों की ये राय है कि मेगास्थनीज ने यहाँ पे दास प्रथा देखा तो था, लेकिन वो अपने यहाँ के दासों की स्थिति और हमारे यहाँ के दासों की स्थिति थी जब तुलना करता था, तो हमारे यहाँ के दास बेहतर स्थिति में उसको मिले होंगे। इसीलिए उसे लगा होगा यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे नौकर और चाकर, ठीक। इसी तरह से अकालों के बारे में वर्णन नहीं करता है, क्योंकि जब हम व्यापक पैमाने पढ़ाएंगे प्रशासन के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के ही 2 अभिलेख ऐसे हैं जो एक महास्थान पश्चिम बंगाल से प्राप्त होते हैं, गोरखपुर के सौगौरा से प्राप्त, जहां पे ये चर्चा की गई है कि आपातकाल या फिर उस दौरान जब अकाल पड़ा रहे, तो राज्य के द्वारा जो अनाज वितरित किया जाता है जनता में, उसके लिए पहले से ही अनाजों का संरक्षण किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, उसको एकत्र करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। उसको इकट्ठा करके रखे रहते थे, जब अकाल पड़ता था या सूखा पड़ता था तो वो जनता में वितरित किया जाता। अगर यह अभिलेख चाहे वो महास्थान का हो या सौगौरा का हो, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है, तो इसका मतलब कि अकाल के बारे में जो वर्णन ये दे रहा है वह भी गलत दे रहा है। हमारे यहाँ अकाल तो पड़ते थे, ठीक है। तो ये रही मेगास्थनीज की कुछ चर्चाएं। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, थोड़ा सा इसका भी परिचय दे दें। मौर्य साम्राज्य, आप लोगों ने जब हम महाजनपद पढ़ा रहे थे तो सुना होगा उसमें कि हम नंद तक पढ़ाए थे, मगधों का नंद तक पढ़ाए थे। मौर्यों के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि अगला चैप्टर पूरा ही इन्हीं के बारे में है,
मौर्य प्रशासन के बारे में। एक विद्वान थे आचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे, चाणक्य, जिनको आप निश्चित रूप में सुने होंगे, अभी हम लोग अर्थशास्त्र का वर्णन किए हैं, का नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, कौटिल्य भी मिलता है। किसी कारण से, किसी उद्देश्य से नंद वंश के जो अंतिम शासक धनानंद या घनानंद थे, उनको आमंत्रित करते हैं और किसी कारण से उनको अपमान कर देते हैं। आ जाता है कि उन्हीं की राज दरबार में चाणक्य अपनी चोटी को खोल करके शपथ लेते हैं कि जब तक हम नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देंगे, अपनी चुटिया नहीं बांधेंगे। चर्चाएं हम पिछले क्लास में कर। फिर उसके बाद होता क्या है कि इसी उद्देश्य से, इसी उधेड़-बुन में चाणक्य हमेशा रहते थे, योजना बनाते रहते थे कि आखिर हम कैसे नंदों को परास्त करें, उनका नाश करें। दिन ये कहीं जा रहे थे विंध्याचल की जंगलों में, इन्हें एक बालकों का झुंड दिखता है। एक बालक है जो राजा बन करके लोगों के द्वारा, जो बच्चे हैं वहां पे, उन बच्चों के द्वारा लाए गए समस्याओं का निदान करता, बिल्कुल राजा की तरह। वो एक खेल खेल रहा है, मतलब उस खेल का जो नाम था वो राजकीलकम था। भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया करता है, राजकीलकम। राजकीलकम नामक वो बालक खेल खेल रहे थे और उसी में एक बालक था जो राजा बनकर के लोगों, बच्चों के द्वारा जो समस्याएं लाई जाती थी उसका निदान कर रहा है। तो ये देख करके आचार्य चाणक्य बड़े स्तब्ध रह जाते हैं कि जिस ढंग से वो बालक निर्णय कर रहा था, कि सूझबूझ बहुत ही उच्च कोटि की थी। आचार्य चाणक्य उसके पास जाते हैं, उससे परिचय लेते हैं और फिर उसके जो अभिभावक थे उनसे 1000 करसापड़, 1000 कारसापड़ उस समय की मुद्रा थी, कारसापड़ समय की मुद्रा हुआ करती थी, 1000 कारसापड़ में ये बालक को खरीद लेते हैं उनके अभिभावक। और फिर उस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि ये बालक के रूप में मिला हुआ बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मिल नहीं पाती है अलग अलग ग्रंथों में और अलग अलग धर्म के ग्रंथों में। जैसे बौद्ध धर्म इनको क्षत्रिय घोषित करते हैं, जैन धर्म इनको क्षत्रिय कहते हैं, हिंदू धर्म में जो है मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो इसको छोटी जाति से कोशिश कर, मतलब ये तो अपने अपने हिसाब से इसको सिद्ध करने की लोग कोशिश करते हैं किस किस जाति से होगा। बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि सिर्फ ये जाने कि जो भी बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं वो लगभग सत्य के नजदीक है। अर्थात यह एक मौर्य वंश का क्षत्रिय था, मौर्य वंश जो गोरखपुर में एक मौर्य वंश का क्षत्रिय था। गोरखपुर के नजदीक उस समय शायद बताया जाता है कि एक मौर्य नामक एक कुल हुआ करता था क्षत्रियों का, और इसीलिए वहीं से था और फिर बाद में मौर्य बनते हैं। और देखेंगे कि जब मयूर के चिन्ह ज्यादा मिलते हैं, जब अशोक स्तंभ स्तंभ बनवाएगा उसका भी यहाँ वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो इस आधार पर माना जाता है कि ये मौर्य वंश का एक क्षत्रिय था। अगर परीक्षा में पूछे तो आप जानकारी रखें इसको। फिर आचार्य चाणक्य इस बालक को लेकर के तक्षशिला चले जाते हैं और वहां पे इसको शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र शस्त्र मतलब हथियार वाला और शास्त्र मतलब पुस्तक वाला ज्ञान, इन दोनों की शिक्षा देते हैं। और ये बालक बहुत पारंगत है, बुझ के अंदर थी, हिम्मती भी था, इसके अंदर हर वो क्वालिटी, हर वो गुण अनवरत विकसित होती चली गई जो एक शासक के अंदर में होनी चाहिए। फिर अब ये जो मगध पर शासन कर रहे थे नंद, कैसे इनको पराजित किया जाए, इस पर ये लोग काम करना शुरू कर। कहा जाता है कि शुरू में चाणक्य और चंद्रगुप्त ये मगध पर डायरेक्ट आक्रमण कर देते हैं और पराजित हो जाते, दोबारा करते हैं, हार जाते हैं। तो चाणक्य गुप्त वेश में मगध राज्य का सर्वेक्षण करता है, तो रेकी कहते हैं कि देखता है इधर उधर कैसे समस्या का समाधान निकाला जाए। तो बौद्ध ग्रंथ एक है महाबोधि वंश,
बोधि वंश वो एक छोटी सी कहानी का वर्णन लिखता है, बताता है कि एक जगह है आचार्य चाणक्य गए हुए हैं और वहां पे देखते हैं कि एक बालक रोटी या चपाती के बीचों बीच हाथ लगा करके तोड़ता है, ऐसे गरम गरम रोटी रहती है और उसका हाथ जल जाता है। उसकी माँ डांटती है उसको और कहती है कि तू भी चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहा है, जो डायरेक्ट सेंटर पे आक्रमण कर रहा है। अगर किनारे से तोड़ करके खाए तो तेरा हाथ नहीं जलेगा, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीमांत क्षेत्रों को जीतता हुआ आगे बढ़े तो पराजित नहीं होगा, जीत जाएगा। ये चीज सुनने के बाद आचार्य चाणक्य नई योजना पर कार्य करना शुरू कर देते और फिर बाद में मगध को जीतते हैं। फिर एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। इसमें खीर के माध्यम से एक कहानी मिलती है। तो यहाँ पे है रोटी वाला, तो ऐसे यहाँ खीर का मिलता है कि एक बालक है, वो खीर थाली में रखी हुई है, बीचों बीच से खाने की कोशिश करता है। बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर हो सकता है कभी ये परीक्षाओं में आ जाए, और आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं का। ये दोनों चीजें हैं। महाबोधि वंश में चपाती का वर्णन है और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में खीर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आचार्य चाणक्य को यह पता चल जाता कि हम लोग गलतियां कहां से कर रहे हैं, तो वो सीमांत प्रदेशों से आक्रमण करना शुरू करते हैं और कहा जाता है कि सबसे पहले पंजाब को जीतते हैं, पंजाब को जीतते हैं। और पंजाब को जीतने के लिए जितने भी वहां पे जनजातियां थी, चाहे वो पहाड़ियों पे है या फिर जंगलों में रहे, उन्हीं की सेना इकट्ठा करता है। इन्हीं कारणों से जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य के डाकुओं की सेना कहता है। वो प्रशिक्षित नहीं थी, सेना के माध्यम से प्रसिद्ध नहीं थे, लड़ना जानते ही थे, सब डाकू वगैरह थे, या जनजातियां ऐसी थी जो शिकार करती थी। यहां तक कि कुछ ग्रंथों में उल्लेख आता है कि पर्वतक नामक राजा ने भी मगध को जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। जब ये पंजाब को जीत लेता है, फिर मगध की तरफ चला आता है और लगभग 322 ईस्वी पूर्व में ये मगध के सिंहासन पर बैठता है, राज्यारोहण। लेकिन ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा की जो किताब है, आर.एस. शर्मा, ये तो बताते हैं कि 322 में है। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसको बेस बना करके, उसमें बताया जा रहा है कि राज्यारोहण 321 ईस्वी पूर्व में हो रहा है, 321 ईस्वी पूर्व में। भी कंफ्यूजन ही हो रहा होगा। अब आप सोचें कि ऐसा तो है नहीं कि विद्वान आदमी है, इनका भी कुछ होगा ही, एनसीईआरटी ऐसे तो नहीं लिख देगी। ऐसे अभी हम आपको डॉक्टर उपेंद्र सिंह के बारे में बता रहे थे, वो 324 में लेकर के आती हैं। वो कहती हैं कि 324 ईस्वी पूर्व में इसका राज्यारोहण हुआ था। ये लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो लिख नहीं दे रहे होंगे, कुछ तो कारण होगा इनके पीछे। तो तिथियों का निर्धारण ये कैसे करते, थोड़ी बहुत जानकारी आपको हम इसके बारे में है क्या कि जब भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाता, ब्यास नदी को नहीं कर पाता सिकंदर, तो वहां से वो वापस चला जाता। कहा जाता है कि जो उसके सैनिक थे काफी दिनों से लड़ते लड़ते थक गए थे और उन्हें ये भी जानकारी मिली थी कि पूरब की तरफ एक साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य है, तो हो सकता है वहां पराजित हो जाए। जो भी अपनी अपनी चीजें हैं, उनकी तरफ से वहां के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि काफी दिनों से अपने परिवार से दूर थे, लड़ते लड़ते थक गए थे, मानसिक शारीरिक रूप से वापस जाना चाहते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, उनको ये था कि हाँ अभी तो हम पूरस और हम भी पूरस के पराक्रम से ये लोग डर गए थे, आगे और भी बड़े साम्राज्य होंगे।
तो इस तरह से ये लोग वापस जाते। तो वो बेबीलोन के रास्ते से इराक एक जगह, इराक वर्तमान में जो देश है इराक, अगर आप लोग मेसोपोटामिया का अगर सभ्यता पढ़े होंगे 11th में, हम आशा करते हैं आप लोग पढ़े हो, उसमें है, तो उसमें है बेबीलोन की सभ्यता भी आती है। बैक्ट्रियन आता है, बेबीलोनियन आता है, ठीक है, बेबीलोन। इसी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो रही है, सिकंदर की मृत्यु होती है, और वो मृत्यु हो रही है 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक, 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो रही है। और उसी के बाद बेबीलोन की एक संधि हो रही है, बेबीलोन की संधि। बेबीलोन की संधि, इस संधि के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो उसके सेनापति थे उन लोगों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा। ये बंटवारा जो भारत के प्रांत थे, जो पंजाब या अफगानिस्तान वाले इलाके, जब ये बेबीलोन की संधि होती है तो उसमें पंजाब और अफगानिस्तान से जीते हुए क्षेत्रों का भी वर्णन होता है, अर्थात भारतीय क्षेत्रों का इसमें उल्लेख है। इसका मतलब कि अभी तक सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाया था, और शुरुआत वहीं से करता है, सीमांत क्षेत्रों को जीतते हुए मगध तक जाता है। इसका मतलब कि अभी चंद्रगुप्त शासक नहीं बना है। फिर जब इन घटनाओं के बाद फिर 321 ईस्वी पूर्व में ट्रिपरेंडिस, 330 ईस्वी पूर्व में ट्रिपरेंडिस की संधि हो रही है, इसकी संधि होती है, ठीक है। और इस संधि के अंतर्गत जब साम्राज्य का बंटवारा हो रहा है तो भारतीय क्षेत्रों का वर्णन नहीं है। आधार पे कुछ विद्वान कहते हैं कि अब इसका मतलब कि 321 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन चुका है, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण मान लिया। पुरानी किताबों में तो यही था, लेकिन वर्तमान में जो एनसीईआरटी जिसको बेस बना करके हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यह माना जाता है कि इसका मतलब कि इसी में ही 321 ईस्वी पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ, यही है। अब इसके पीछे का एक कारण थोड़ा सा और भी सही लगता है कि जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो पुराण ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अर्थात संपूर्ण मौर्य वंश का पूरा शासनकाल 137 वर्षों का रहा, 137 वर्षों का। और ये मानते हैं कि 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हो रही है। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। तो अब इस आधार पे विद्वानों ने किया क्या कि इसी 137, क्योंकि हमको अब पीछे जाना है, 137 वर्ष पीछे जाना है। और जिन लोगों ने न देखा हो, हमने एक इतिहास के आधारभूत तत्व नामक एक क्लास लिया था, उसमें यह समझाया था कि तिथियों का आकलन हम कैसे करते हैं, तिथियों की जानकारी कैसे देते हैं। आप उसको देखें और यहां पर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसी 137 वर्ष अगर हम पीछे जाते हैं तो इसको जोड़ेंगे। अगर हम 137 वर्ष पीछे जाते हैं तो इसको जोड़ेंगे, मतलब 7 4 11, 8 3 11, 1 12 और 1 ये हो जाएगा 321 ईस्वी पूर्व। मतलब अगर हम पुराणों के घटना को सही माने, और ये मान रहा है कि 137 जो ज्यादातर लोग मान रहे हैं, तो इसका मतलब 321 ही होगा। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से सत्य है, यही 321 वाला
इसी को हम लोग बेस बनाएंगे, ठीक है। और खैर इसके आधार पर भी है, महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव कब हो रहा है, उनका महापरिनिर्वाण कब हो रहा है, इन सब के आधार पे चीन में एक शहर है कैंटन। कैंटन, अगर आप लोग चीन की शहर देखेंगे तो एक तटीय शहर है, वहां पर एक अभिलेख मिला हुआ है जिसमें कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से डाट की बनाए जाते थे, ऐसे ऐसे लगातार डाटेड बनाए गए, और इनमें 975 डॉट, 975 डॉट, इसीलिए इसको डॉटेड स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, डॉटेड अभिलेख, डॉटेड रिकॉर्ड, डॉटेड रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड होता है 489 ईस्वी तक। इसके आधार पर भी कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा लंबा हो जाएगा समझाते समय, और वैसे भी ज्यादा क्लास खींचना उचित नहीं है। ये बताने के पीछे का उद्देश्य ये रहा कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 321, उसको आप सही माने, क्योंकि कुछ लोग पुरानी भी एनसीईआरटी देखते होंगे तो उस एनसीईआरटी में 322 लिखा गया है, तो वो भी सत्य है, लेकिन निश्चित रूप में अगर 137 वाला आप के हिसाब से देखेंगे ये ज्यादा सही लगेगा। हम लोग इसी को बेस मानते हैं और इसी को लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखें तो 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक के रूप में स्थापित होता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी घटना होती है, जब ये ट्रेपेरेंडियस का संधि हो जाता है, उसके बाद सेल्यूकस महोदय वो बेबीलोन के शासक बनते हैं और वो बैक्ट्रिया को जीत लेते हैं। तो उनको ये चुल्ल मस्ती है कि हमारे सिकंदर महोदय भारत को जीते थे, तो हम उनसे काहे पीछे रहे। वो भी अपनी लाव लश्कर लेकर के भारत की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तब और अब के भारत में अंतर हो चुका है। तब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और वो भी वो व्यास नदी तक ही आए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक सशक्त सम्राट इस समय भारत की राजगद्दी पर विराज, ये आते हैं और अपने शौक को पूरा करते हैं, और 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध करते हैं और पराजित। इनकी युयुत्सा, जो हिंदी पढ़ते होंगे उनको ये जानकारी दे दें कि युद्ध की जो इच्छा होती है वो भी शांत हो जाए। और फिर हारने के बाद 304 ईस्वी पूर्व में ये एक संधि करते हैं, और इस संधि के तहत इन्हें अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करके शांति स्थापित करना पड़ा, और उस लड़की का नाम था हेलेना। चंद्रगुप्त की बीवी थी जो यूनानी थी। इस पूरे युद्ध का वर्णन एपियानस करता है। एपियानस भारतीय स्रोतों में थोड़ा मिलता भी नहीं, एपियानस बताता है कि युद्ध हुआ, ठीक है। कुछ चीजों के बारे में प्लूटार्क भी बताता है, और प्लूटार्क इसको कवर करने की कोशिश करता है, और वो यही बताता है कि हाँ, परिणाम नहीं निकला युद्ध का, कोई परिणाम नहीं निकला, संधि हो गई। उस संधि के तहत 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को भेंट स्वरूप दी जाए, 500 हाथी। और कुछ लोग या फिर इनके द्वारा ये बताए, क्योंकि इसका वर्णन प्लूटार्क भी करता है कि 4 स्टेट, 4 राज्य का राज्य नहीं होता, 4 बहुत होता, 4 राज्य इन्हें दहेज में दिया जाता है, इसके द्वारा, सेल्यूकस के द्वारा। और जब ट्रिपेरेंडिस की संधि हुई थी तो उस संधि में एरिया, जिसको हेरात कहा जाता है, राकोसिया, जेड्रोसिया, इन सबों का वर्णन है। लेकिन फिर चंद्रगुप्त के साम्राज्य में कैसे शामिल हुए, इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इसका मतलब कि दहेज में इन्हें दिया गया था, ये दहेज में दिया गया रहा होगा, तभी तो इनके पास आया। और एरिया, हाँ जिसको लिखना हो लिख ले, एरिया जिसको हेरात कहा जाता था। उसके बाद जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेमिसदाई, अराकोसिया, अराकोसिया और पेरोपेमिसदाई, पेरोपेमिसदाई, कहीं कहीं डाई भी लिखा रहता है,
शब्दों पे मत जाइएगा। इसका मतलब हुआ ये काबुल है, काबुल अफगानिस्तान में था, ठीक है। ये मकरान का तट है, जड्रोसिया एरिया हेरात को कहते थे, अराकोसिया कंधार को कहते थे। इस तरह से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण देख लिया है। और आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रासंगिक तत्व थे उसको बताने का पीछे का उद्देश्य ये है कि अब हमको मौर्य के बारे में पढ़ना, और कौन सा मौर्य? अशोक के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में वहीं तक है। हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसलिए बताए थे कि आपको अशोक तक ढंग से पहुंचाया जा सके। हाँ, ये भी बता दें, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार नाम का भी एक शासक हुआ, बिंदुसार, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे जब हम अशोक को पढ़ाएंगे, क्योंकि अशोक इन्हीं का पुत्र था। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और एक चीज आप लोग किया करें, जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं बताएं करें हमें। इससे हमें भी पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारी टीम के द्वारा जो भी किया जा रहा है, आपके लिए क्लास किया जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। और लाइक कर दिया करें, और कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें। जो भी हमारा वीडियो रहेगा इन फ्यूचर में आपके साथ पहुंचता रहेगा। थैंक यू।